हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024 एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। ओके, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए जो 2024 में होने वाला है आपका, तो उसके मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कंसीडर्ड एज सेल विद इन अ सेल इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि कंसीडर्ड किया जाता है यानी माना जाता है सेल विद इन अ सेल, मतलब एक सेल के अंदर स्वयं एक सेल है, एक सेल के अंदर एक सेल है, उसके अंदर भी एक सेल है, राइट? प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ओके, सो आई होप आंसर इसका सभी लोग जानते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया एक क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर या एक ऐसा सेल मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया है, एक एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसके प्रेजेंस में सरवाइव करते हैं, राइट? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया है और वो खुद एक एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, ठीक? एक थ्योरी थी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि सेल विद इन अ सेल, ऐसा सेल ऑर्गेनल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब एक सेल के अंदर स्वयं ही एक सेल है। तो मतलब आप ये तो जानते हैं कि सेल है, सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा पहला सेल ऑर्गेनल है जो स्वयं भी एक सेल है, ठीक है, जो कि एक एरोबिक बैक्टीरिया है या एक सेल है। बैक्टीरिया क्या होते हैं? सेल होते हैं कि नहीं? मीन्स बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं ना। ओके, तो चलिए अब देखते हैं क्या थी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल ऑर्गेनल जो है वो सेल विद इन अ सेल कहलाता है, और जो एक एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों आया, ठीक, ये भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडो मीन्स क्या होता है यहाँ पर? सो एंडो मीन्स क्या होता है? अंदर, ठीक। सिम्बायोटिक मीन्स साथ में रहना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ना, जैसे आप लाइकेन का देखते हो, लिविंग टुगेदर, साथ में रहना थ्योरी। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में क्या था कि देखिए क्या हुआ करता था कि एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल होते थे पहले, है ना, मतलब कि एनारोबिक मतलब कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव तो करते हैं, बट वहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। सो जिसकी वजह से क्या होता है, जो एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो कुछ अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी सेलुलर फंक्शंस, यानी जो उनकी कोशिका में जो मुख्य फंक्शंस होते हैं वो ढंग से या सुचारू रूप से या अच्छे से कर नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि लेस ऑक्सीजन मिलती है उन्हें। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल थे इन्होंने इंगल्फ कर लिया था। क्या इंगल्फ किया था? एक एरोबिक बैक्टीरिया को इन्होंने खा लिया था, ठीक है, क्योंकि देखो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक बैक्टीरिया है और वो आपकी सेलुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है, एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, और एटीपी एनर्जी क्या करती है, वो सेलुलर फंक्शंस, मतलब सेल में जितने भी फंक्शंस है, प्रोटीन्स का बनना, डीएनए का बनना, एमआरएनए, आरएनए का बनना, और जितनी भी कंट्रोल सिस्टम है वो सारा एटीपी एनर्जी से क्या होता है, मेंटेन होता है, ठीक है। तो एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको पता है क्यों होती है बॉडी में? सारे सेलुलर फंक्शन, जितनी भी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या एनाबॉलिक एक्टिविटीज़, दो मुख्य जो मतलब इम्पॉर्टेंट या स्मॉल पार्टिकल्स जुड़कर
एक लार्ज पार्टिकल्स बना रहे हैं, सब्सटेंस बना रहे हैं, कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपके सेल को ज़रूरी होती है, सेल की फंक्शन के लिए ज़रूरी होती है, सेल का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है। तो यही जो एनारोबिक यूकेरियोटिक सेल था, इसने क्या किया था, इसने खुद, क्योंकि लेस ऑक्सीजन की वजह से वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, सेलुलर एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं कर पा रहा था। कौन? एनारोबिक यूकेरियोटिक सेल। तो उसने क्या किया था, इंगल्फ कर लिया था, क्या कर लिया था, खा लिया था एरोबिक बैक्टीरिया को। वो एरोबिक बैक्टीरिया क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है। वो एरोबिक बैक्टीरिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो फर्स्ट एरोबिक यूकेरियोटिक सेल का निर्माण हुआ था, ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी बनेगी और एनर्जी यूज़ होगी, तो जो सेलर एक्टिविटीज़ है, जो सेल की फंक्शन से अच्छे से वर्क करेंगे। तो इसी कारण से जो एनारोबिक बैक्टीरिया थे, जो लेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते थे, उसने क्या किया था, एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया था, इंगल्फ कर लिया था, यानी अपने में समा लिया था उसने। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रोल होता है एटीपी प्रोडक्शन में और हेल्प करना रेस्पिरेशन में, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, सेलुलर एक्टिविटीज़, बायोलॉजिकल सेलुलर एक्टिविटीज़ मेंटेन होती रहती हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन से जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो हम बता रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। वो सारे टाइप के क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बट जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी हम दे रहे हैं। तो अगर आपको हमारा ये एक्स्ट्रा नॉलेज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और जितना शेयर कर सकते हैं इस नॉलेज को उतना शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। सो आई होप यहाँ पर आपको ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो देखिए यहाँ पर कुछ प्रूफ्स दिए हुए हैं, सबूत दिए हुए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक एरोबिक बैक्टीरिया है या एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, तो देखिए मतलब जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं यानी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया को ही प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल है वो कैसे एक एरोबिक बैक्टीरिया से या प्रोकैरियोटिक सेल से सिमिलर है, मिलता जुलता है, क्या उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के बराबर होता है, ठीक है। मतलब हम माइटोकॉन्ड्रिया को एक एरोबिक बैक्टीरिया क्यों मानते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल क्यों कंसीडर करें, उसके कुछ रीजंस थे, ठीक है। तो यहाँ पर सबूत भी दिए हुए हैं। जो 70S राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी 70S पाया जाता है। 80S किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम। ओके, सर्कुलर DNA होता है, ओके, प्रोकैरियोटिक सेल में, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर DNA देखा गया था। तो ये सारी चीज़ें देखी गई थी माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके आधार पर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को एरोबिक बैक्टीरिया बोल दिया या प्रोकैरियोटिक सेल कहा। तो चलिए इसके नीचे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। द वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड्स इज सिचुएटेड इन द, जो वॉइस बॉक्स होता है बर्ड्स का वो कहाँ सिचुएटेड होता है, सिरिंक्स में। साइरिंक्स बोलिए या सिरिंक्स बोल सकते हैं, ठीक। और ह्यूमन बींग्स यानी हम लोगों की वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। जो कि कहाँ सिचुएटेड होता है, आपका जो नेक होता है, गर्दन होता है, और उसके ऊपर अबव द ट्रैकिया, विंड पाइप के ऊपर होता है, और एसोफेगस के सामने होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो कि फीमेल्स में मुख्यतः रन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो
वो किन दो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। आंसर है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी कहलाते हैं और ये एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ वर्क करके मिलकर साथ में काम करते हैं और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, राइट। इन ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेजेस होते हैं, 3 फेज में रन होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट वन इज फॉलिकुलर फेज, सेकेंड वन इज ओव्यूलेटरी फेज एंड लास्ट वन इज ल्यूटियल फेज। ओके, देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन के बाद जो आपके साथ हम ये एक्स्ट्रा नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर होती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर है इन द आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी आउटर लेयर पर। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो जानते ही हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो हर चीज़ सेलेक्ट करके सेल के अंदर कौन सी चीज़ को लेना है और कौन सी चीज़ को नहीं लेना है वो डिसाइड वो करती है, जो कि बनी होती है मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर से, लिपिड से बनी होती है, ठीक। अब लिपिड क्या होता है? फैट और ग्लिसरॉल, जब ये कंबाइन होते हैं तो लिपिड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड्स की पोजीशन हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या है? ग्लाइड, जहाँ पर ग्लाइड वर्ड आ जाए वहाँ मतलब शुगर होता है, और लिपिड और शुगर, लिपिड प्लस शुगर, ठीक है, उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से हमें ये पता चला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो 2 बाइलेयर से बनी हुई है, लिपिड के 2 लेयर से बनी हुई है, तो इसी वजह से इसको लिपिड बाइलेयर भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है लिपिड बाइलेयर का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले तो ये देखिए कि लिपिड बाइलेयर में होता क्या है, एक हेड होती है, एक टेल होता है। तो जो हेड होते हैं, जैसे पोलर हेड भी कहते हैं, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स अट्रैक्शन, तो वो वाटर लवर होते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की टेल होती है, जो कि टेल मतलब कि जो फैटी एसिड की चेन होती है, वो नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर मीन्स वो हाइड्रोफोबिक होती, मीन्स वाटर से डरती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेड होता है वो याद रखो कि वो हाइड्रोफिलिक होता है लिपिड में, और फैटी एसिड की जो चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ये समझ में आया? देखिए, लोकेशन हमसे पूछी गई थी कि ग्लाइकोलिपिड्स की लोकेशन कहाँ पर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर होती है वहाँ पर आपके शुगर प्रेजेंट होते हैं, यानी ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर लोकेट होते हैं। कहाँ पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लेयर में, एक्सटीरियरली। ओके, तो ये आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा ना, ये बहुत बेसिक सा है, आप सब जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। तो इनमें से बताइए कौन है जिसके लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं, यानी उसके प्रिंट्स लेने के लिए ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ की जाती है, ठीक है, छाप लेने के लिए। और ये टेक्निक जो होती है ब्लॉटिंग टेक्निक, वो आपको बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक में, आपको जैसे कि फॉरेंसिक साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ब्लॉटिंग टेक्निक का, डीएनए मैचिंग कराने के लिए क्रिमिनल से और सस्पेक्ट पर्सन से। पढ़ा होगा आपने कि
जो सदर्न ब्लॉटिंग है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, इनका एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक पूछा गया है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ की जाती है किसके डिटेक्शन के लिए, प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए। मान लीजिए आप कोई स्पेसिफिक प्रोटीन जो है सैंपल में उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं कि वो स्पेसिफिक प्रोटीन क्या है। ठीक, आगे देखिएगा। और देखिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी याद रखिएगा, वो किसके डिटेक्शन के लिए यूज़ होती है, आरएनए। ठीक है, आरएनए सेपरेशन लिखा है यहाँ पर, डिटेक्शन होना चाहिए। ठीक, माय फॉल्ट। ठीक है, और सदर्न ब्लॉटिंग जो है वो किसके लिए यूज़ होती है, डीएनए सेपरेशन, या आप कह सकते हैं कि डिटेक्शन के लिए, राइट। तो आई होप गाइस फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा, बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के बेनिफिशियल एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन, आने वाले एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। देखिए जल्दी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने वाली है जून जुलाई तक। सो प्लीज़ फॉर योर बेनिफिट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है फॉर मास्टर्स एंड फॉर बैचलर के लिए। तो आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करते रहिए, जितना MCQs आप सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कीजिए। और अगर आप 2 मंथ्स भी बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अबाउट 3000 क्वेश्चन कम से कम आप अटेम्प्ट करिए, आप सॉल्व कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए, तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे। ओके, टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी।